शाम के वक्त जब लोग दफ्तरों से अपने अपने घरों को निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, ऐन उसी वक्त हमारे प्रोग्राम हम लोग के एसोसिएट प्रोड्यूसर को मंडी बहाउद्दीन से फोन कॉल के जरिए कत्ल की खबर मौसूल हुई। 12 घंटे की तफ्तीश के नतीजे में पुलिस ने मकतूल कमर की बीवी बख्त जमाली को हिरासत में ले लिया। बहुत कम वक्त में टीम हम लोग ने अपनी इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल करके रात को ही अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का फैसला किया। नाज़रीन, प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान हाजिर खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, इंसानी माशरे की सेंटिटी, तकद्दुस, हुर्मत चंद प्रोटोकॉल्स के ऊपर खड़ा होता है। आप और मैं यानी हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे हमने गैर महसूस अंदाज में उन तमाम प्रोटोकॉल्स को बर्खास्त कर दिया है। इस बर्खास्तगी में आपको हर तबके के लोग मिलेंगे जो कि हिस्सा बकदरे जुस्सा डालते हैं। ख़ानदान वो इदारा, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन या दर्सगाह है जहां पे अगली नस्ल के जहनों में इन प्रोटोकॉल्स को इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। थैंक यू आज़ाद। हमारे इस मुल्क में ख़ानदानी निज़ाम किस हद दर्जा खोखला हो चुका है, बल्कि खोखला होने के बाद ज़मीन बोस हो गया है, इसका सबूत देने के लिए अखबारी खबरें ही काफ़ी हैं। उसके अलावा अदालतों में 80% से ज़्यादा तलाक और खुला के मुकदमात में बढ़ोतरी इसका मुंह बोलता सबूत भी है। ऐसे निज़ाम की ही पैदावार हम लोग जो घरों से निकलते हैं, फिर सड़कों, दफ्तरों, दुकानों, पार्लिमानों और फिर वर्दियों में इस मुल्क की खिदमत करते हैं। दाखिली और खारजी सतह पर हमारी एक कौम की हैसियत से बेतौकीरी हमारी खिदमत की क्वालिटी का मुंह बोलता सबूत और रिजल्ट है। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके में एक बीवी ने अपने शौहर के साथ क्या किया और कमर नामी शख्स जिसने 9 माह पहले दिल में बेशुमार चाव लेके शादी की, उसका अंजाम क्या हुआ, यही दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। मंडी बहाउद्दीन में ये वक़ुआ जब हुआ, कमर को जब कत्ल किया गया, तो ये न्यूज़ भी समा ही की स्क्रीन के ऊपर ब्रेक की गई और मंडी बहाउद्दीन के समा न्यूज़ के रिपोर्टर दीवान आदिल ने ये ब्रेक की। दीवान से पूछते हैं इस केस के हवाले से। दीवान, ये केस किस तरह से हुआ? डेड बॉडी, लावारिस डेड बॉडी के हवाले से आपको कैसे पता लगा? किस तरह से आपने रिपोर्ट किया? सबसे पहले तो अहमद, हमें कल शाम तकरीबन 5 बजे के करीब एक इतला मिली कि इधर जनाब बेला के करीब से एक शख्स की लाश मिली है। तो जस्ट हमने उसको रिपोर्ट किया अपने इदारे में। हमारे ज़राए से कन्फर्मेशन मिली कि ये एक बीवी ने अपने खामिद को आशना के साथ मिलकर मर्डर कर दिया, उसका गला दबा के। मुझे ये बताइएगा दीवान, ये इलाका यहाँ पे एजुकेशन पे को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती और लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं हैं। इस किस्म के क्राइम जो कि डोमेस्टिक क्राइम है, उनकी रेशो क्या है यहाँ पे? एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे इलाका में है, क्राइम की रेशो या तो गैरत के नाम पे है और या ज़मीन का तनाज़ा है। 2 मैटर हैं, तीसरे मैटर पे यहाँ पे क्राइम नहीं हो रहा। दीवान आदिल ने इस केस के हवाले से तफसीलात बताई। एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर की हैसियत से ये केस क्या है, इसको अनफोल्ड करेंगे आपके सामने और देखेंगे कि इख्तिताम तक हमें कौन सी वजूहात मिली जिनकी बिना पर कमर, जो 24 घंटे पहले तक जीता जागता जिंदा सलामत था, अचानक अवधि नींद कैसे सो गया। मकतूल कमर जो सिर्फ एक दिन पहले तक इसी गांव की गली में से गुजरा, उसकी बीवी बख्त ने उसको क्यों कत्ल करवाया, क्या उसके ख़ानदान वालों को उसकी बीवी के अंदर छुपी हुई हैवानियत दिखाई देती थी या नहीं, ये सारे और इससे मिलते जुलते बहुत सारे सवालात हैं जो कि कमर के ख़ानदान से पूछने के लिए हम उसके गांव में आ चुके हैं। रात के इस पहर रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये था क्योंकि इस पूरे इलाके में मंडी बहाउद्दीन के मज़ाफ़ात में, मंडी बहाउद्दीन के ज़िला में कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ पे ख़वातीन को डिटेन किया जा सके। ख़वातीन का लॉकअप नहीं है, ख़वातीन की जेल नहीं है, तो ख़वातीन कल्प्रिट्स को जेहलम मुंतकिल किया जाता है, गुजरात मुंतकिल किया जाता है यहाँ से, जगह ना होने की वजह से। तो ये भी बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ घंटों में मकतूल की बीवी को जो कातला है
उसको मुंतकिल कर दिया जाए, इसलिए हमें रातों रात ये सारा का सारा प्रोग्राम और ये शूट जो है उसको अरेंज करना पड़ा। चलिए कमर की फैमिली से मिलते हैं और उनसे बात करके उनके इस दुख के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, लाहौर से करीबन 5-5.5 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद मंडी बहाउद्दीन से भी काफ़ी दूर आफ्तादा इलाके में हम पहुँचे हैं। दरियाए चनाब के बंद के पास खूसर के नाम से गांव है, जहां का मुकामी, जहां का रिहायशी कमर था, जो सिर्फ एक दिन पहले हयात था और इसी घर के आंगन और सहन के अंदर अपनी मामलात ज़िंदगी को चलाया करता था। क्योंकि गांव का इलाका है, यहाँ पे 9 बजे के करीब इस वक्त हू का आलम है और एक तवील बेल्ट जो हमने जिगजैग गांव के इलाके में की, वहाँ पे हमें कोई इंसान दिखाई नहीं दिया, विच रिफ्लेक्ट्स द सिविलाइजेशन ऑफ रूरल एरिया के जहाँ पे लोग बहुत जल्दी सो जाया करते हैं। फॉर्चुनेटली कमर की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। उसके भाई जिनकी मुद्दत में कमर के कत्ल के हवाले से मुकदमा चलाया जा रहा है, क्या हुआ, क्या किस तरह से कमर की कत्ल की खबर आप तक कब पहुंची? ये दो मियां बीवी मंबूल के मुताबिक जांदा रहा डेरे ते। असा एक मुलाजम रखे सी, ओदा नाम सी असगर अली, जो मेरी भरजाई ये आंदी मेरी भाभी दा बेटा है। अच्छा। ते इहदे हाल एक मेहमान आया सी, वो भी डेरे ते सी। मैं बाद च गया, फिर ना मजे है चूइयां ने ना कभी तुसी दुध लै चलो, असी घर वास्ते ना लकड़ा बालन लै गए, नाल साढ़े जंगल बेल है, ये उधर चले गए। मैं दुध लै घर आ गया। वो घंटा डेढ़ मैं इंतजार किया, पूछे पता किया, भरजाई आ गई घर, कमर नहीं आया। मैं कमर की वो ही दसती रही कि आ जाता है, आ जाता है। वो शक होया तो हम डॉक्टर ही, ठीक है, भी भाग ना जाए। और दरवाज़ा तोड़ के तो फिर बाहर निकली, नसन लगी। अच्छा, ये दरवाज़ा तोड़ के? हाँ, दरवाज़ा तोड़ के फिर इधर थोड़ी सख्ती की, फिर मनी गल। क्या उसने क्या कहा? उसने कहा भी उसको कमाद ते मैं असा आख्या भी चल साढ़े नाल संदास जिथे है। उसको कैसे पता लगा था कि कमर उसका शौहर कमाद में है? वो साथ ही उनके साथ ही। अच्छा, भाभी आपकी उनके साथ गई वकूए में? वकूए। ये कैसे, मतलब आपको नहीं पता था वो घर पे नहीं है? नहीं, उत्तर डेरे तो सामने चारे, मतलब डेरे पे आपकी भाभी, कमर और एक और मेहमान जी, दो मेहमान हाँ, वो भी मौजूद थे। हाँ, तो ये असगर अली मौजूद। वो फिर बाहर निकली, फिर डक ली, पूछे सख्ती की, इस आख्या असा मार दिता है ते फलाने कमाद च। ये फिर साथ गई तोड़ मौके उत्ते जिथे डेड बॉडी पई सी, उत्थे उस आख्या है पई। मारा कैसे? इस ये भाभी भी आपकी शामिल थी उसमें? जी हाँ, नाल ही से कट्ठे मार के ये वापस आ गई। वो दिन नस के पता नहीं चली गया। मारा क्यों, कत्ल क्यों किया अपने शौहर को? ये वो मियां बीवी दी आपे च अंडरस्टैंड पता नहीं की होया नहीं की नहीं। वो असल में ना वो जरा सी ना तलक नजायज तलक सानो जरा है अपना असगर नामी जी, बड़े पुराने तलक सा, बड़े पुराने ताल्लुक। जी। तो आपके भाई की शादी को कितना अरसा हो गया था? 9-10 महीने। 9 महीने में आपको नहीं पता लगा कि वो जिसको वो अपना कजन कह रही है वो? टेलीफोन से बात करी, साढ़े को 1 महीना रहा, पट्ठे पाँदा रहा। ठीक है। क्या नहीं, मेरा पुप्पा का बेटा है। महीने बाद महीने डेढ़ तक वापस चला गया, फिर टेलीफोन पर रब्ता रखे। नाज़रीन, एहसान साहब जो कि छोटे भाई हैं कमर के, फ़ौज से रिटायर हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गांव देहातों के अंदर भी जहां पे बिजली की यूटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइट बहुत ज़्यादा जाती है और लाइट जा चुकी है। हमें दोस्तों ने बताया कि अब लाइट का कोई पता नहीं है कब आएगी, तो हम अपने कैमरास की छोटी लाइट्स में ही रिकॉर्डिंग के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। एहसान साहब, आपको क्या लगता है ये क्यों इतना सख्त किस्म का रवैया एक बीवी की तरफ से आया है शौहर के लिए? की दस सकने आपका भाई यकीनन दुख तो होगा ना? रात दुख तो बड़ा, भाई भी इतना अच्छा था, बहुत सादा जो बंदा था, सीधा सादा सादा आदमी। सादा
उनकी गुजर बसर कैसे यहीं गांव में ही होती थी? ना गांव में गाँव। खेती बाड़ी करते थे। क्या मारपीट करते थे जिसकी वजह से बीवी को ज्यादा नहीं, गुस्सा था? नहीं मारपीट आज तक नहीं। मारपीट वाला था ही नहीं। तो पहले नहीं आपको कभी सेंस हुआ कि यार ये जो हमारी भाभी है इसका कज़न जो है इसके साथ इसकी हो सकता है कोई रिलेशन हो, कोई दोस्ती हो और ये कोई इस इंतहा के कदम तक जा सके, चली जाए कि हमारे भाई को ही कत्ल कर दे? नहीं पहला को नहीं किया। मैं ना एक महीने बाद आ गई, एक महीने बाद ना लाहौर ना कमर जो थे जी। वो उनकी पहले भी शादी हुई थी? नहीं पहले शादी नहीं हुई? पहले शादी पहले शादी नहीं हुई। जी। तो उम्र क्या थी जब उनकी शादी हुई? तकरीबन 40 साल है। 40 साल की उम्र में शादी हुई। जी। शादी किस तरह से आपने पंजाब से बिल्कुल दूर निकल के जी। एक अलग समाज में, माशरे में की? जी। शादी किस तरह से हुई? बस वो इधर आते ये जमान साहब को दीजिएगा जरा। ਇਸੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ अच्छा, ये आपने ही रिश्ता ਜੀ ਆ मांगा था? ਜੀ ਆ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆ। तो मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, मतलब आप सियाने बहने आदमी हैं, कोई बच्चा अगर इस तरह की या कोई लड़कपन में कोई लड़के बच्चे हों उनसे तो गलती हो जाती है। आपने तो बड़ी दुनिया देखी है। जी। शादी हो गई, आपके कमर साहब की जो बीवी हैं उनकी एक दोस्ती अपने पीछे गांव के कज़न के साथ भी चल रही है, तो कोई इन्वेस्टिगेट, कोई इंटेरोगेट, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया? ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪੱਠੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਭਜਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਕੰਬਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਫਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ वो फिर वापस चला गया। उसकी बीवी जो है वो कहती है कि तनख्वाह नहीं दी थी। नहीं तनख्वाह दी बकायदा एक महीना सवा रहा है 9,000 रुपया हम देता पूरी तनख्वाह ज्यादा दे छड़ी ज्यादा दी? ज्यादा दी। फिर कत्ल क्यों किया उसने? ते सिर्फ ये नाल शादी करना चाहता सी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की कमर साहब के दो भाइयों की। जब ख्वाहिशात इंसान की तकमील हो रही हों और उन ख्वाहिशात को ड्राइव करे हवस, तो फिर वो पूरी नहीं हुआ करती, भले लाख उन्हें पूरा कीजिए। देहात में रहने वाले सादा लोग हैं, तालीम की रोशनी से शायद उतने रोशन इनके दिमाग नहीं हैं जितने कि आपको शहरों में लोगों के दिमाग रोशन मिलते हैं। बदकिस्मती शायद यही है कि तालीम को दिमाग रोशन करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया। लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर तो हर कोई बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, लेकिन दिमागों के अंदर जो लोड शेडिंग कर कर के अंधेरा कर दिया गया है, इसके हवाले से कोई अभी तक इनिशिएटिव लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये कत्ल, ये बेईमाना कत्ल एक बीवी की तरफ से अपने शौहर का अपने आशना के साथ मिलकर करना बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो कि हमारे रूरल सिविक सिस्टम को भी चैलेंज कर रहा है और अब ये हमारे देहाती ख़ानदानी निज़ाम में भी घुस गया। इस कहानी के बाकी किरदारों से भी आपकी बात करवाएंगे और देखते हैं कि प्रोग्राम के अख्ताम तक हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, ताकि हम अपने कौम के बड़ों की अपनी औकात और इस्तेदाद के मुताबिक कुछ थोड़ी सी मदद कर सकें कि खुदा के लिए ये जुड़े हुए हाथ देखिए इस कौम के और अपने शऊर की आंख खोलिए और इस कौम को भी बेदार कीजिए। कमर नवाज ने 40 साल की उम्र में जिन चाओ और अरमानों के साथ शादी की, जिस खातून के साथ वो खातून किसी न किसी हवाले से उसके कत्ल का हिस्सा भी बनी। मरहूम कमर की ज़ौजा पुलिस की हिरासत में है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तुम्हारी कमर से शादी कितना अर्सा पहले हुई? 9 महीना हुआ। 9 महीने पहले। हाँ। कमर के साथ तुम्हारी जो इज़्दवाजी ज़िंदगी थी, तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी जो थी, वो कैसी गुजर रही थी? सही गुजरी थी। सही गुजर रही थी? हाँ। उसके अंदर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे? लड़ाई झगड़े हुई थी एक बार। कितना? पैसा का सिर तो हुई थी 1 महीना बाबू।
1 महीना पहले हाँ। पैसों के वजह से क्या लड़ाई हुई? क्या पैसे उसने देने थे तुम्हें? उससे ने पैसे लिया था तो मैंने कि 50,000 में ऐसा देता, वो पैसों के वास्ते लड़ाई लगी थी। तुमसे 50,000 लिए थे कि तुम्हें वो देने थे? नहीं, उससे लिया था, हमारी जमीन में सैलाब आई थी, सैलाब का 70,000 रुपये लिया था। उसने लिया था। उससे लेके खा लिया था तो मैंने कि मैं पे झूठ बोलिए जो मैं अपनी बीवी ने देता। उसने कहा मैंने अपनी बीवी को दिया, हाँ। तुम्हें नहीं दिया था। नहीं, मुझे कोई नहीं देता। इस बात पे लड़ाई हुई? हाँ। ठीक है। और लड़ाई में क्या उसने मारा भी तुम्हें? नहीं मारे, कोई नहीं, लड़िया था दोनों। लड़े थे। उसके अलावा और कोई मसले थे तुम्हारी जिंदगी में? नहीं, कोई मसला नहीं था। कोई मसला नहीं था। हाँ। तुम्हारा वो कजन जिसको तुमने कजन कह के मिलवाया, हाँ। उसका नाम क्या था जो स्वाद से आता है? असगर। असगर। असगर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? असगर ते पहले 7 साल रिश्ता था उधर स्वाद में। मैंने 7 साल उधर करिया था पहले। पहले 7 साल पहले तुम्हारा उससे रिश्ता था? हाँ। जब तुम किसी और के निकाह में थी? हाँ, उधर भी शादी करी थी। उधर शादी थी तुम्हारी? और उस शादी में तुम्हारे बच्चे थे कि नहीं? थे, 5 बच्चा था। 5 बच्चे थे। हाँ। 5 बच्चे तुम्हारे थे किसी और शोहर के साथ? और असगर से मेरा शोहर भी था, वो शोहर मुझे खर्चा कोई नहीं देता। बचन हूँ, चौधरी का काम करके पालम थी, और खर्चा कितना खर्चा लगा था असगर देता मुझे। अच्छा, असगर दिया करता था? हाँ, यही देता, अपना बंदा कोई नहीं देता। असगर तुमसे प्यार करता था, तुमसे मोहब्बत करता था, जिसकी वजह से वो पैसे देता था तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए? हाँ। मोहब्बत करता था तुमसे? हाँ। और तुम भी उससे मोहब्बत करती थी? हाँ। तो फिर तुमने पहले शौहर से जब तलाक ली तो तुमने असगर से शादी क्यों नहीं की? असगर घर नहीं था उस वक्त। असगर कहाँ था? ये उसका 1 साल हो गया, घर नहीं था। कहाँ चला गया था? घर आ गया था, मेरी तलाक से हुई, घर नहीं था। कैसा का ना लड़िया थे, कराची टूर गया था, घर नहीं था। कराची चला गया था? हाँ। ठीक है। और बीच में तुम्हारी कमर से शादी हो गई? हाँ। तुम यहाँ पे आ गई मंडी बहाउद्दीन? हाँ। ठीक है। फिर असगर से तुम्हारा राब्ता कैसे हुआ? बस इन मोबाइल में राब्ता वही था। कैसे? तुम्हारे पास कोई पुराना मोबाइल का नंबर था जिस पे राब्ता हुआ? नंबर मेरा कोई थी भी थी, तो हमारा घर भी आया था। तुम्हारे घर किस तरह से आ गया वो? हमारे घर बस नंबर में कैसे तो लेके फोन किया ना, बात करू थी, मैं इधर आ गयो। हमारे साथ कम करे था, मजा का गोया सटे तो फिर तुमने उसको यहाँ पे नौकरी दिलवा दी? हाँ, इतने नौकरी करा था हमारे साथ, अपने शौहर के पास? हाँ, कमर के पास? हाँ। ठीक है। 1.5 महीने तो उसने करीबन नौकरी की। कितना अर्सा नौकरी की? 1.5 महीने का। 1.5 महीने के बाद उसको निकाल दिया नौकरी से? 1.5 महीने बाद बस दोनों लड़े थे, वो तो कमर वो मीटोर गया छोड़ के। लेकिन जो मकतूल है उसके भाई जमान ने हमें बताया कि जब तुम्हारे और उसके रिश्ते का, असगर के रिश्ते का पता लगा, तब उन्होंने असगर को नौकरी से निकाल दिया कि अब तुम जाओ, यहाँ पे ना रहो। नहीं, भाईजान ने नौकरी तो नहीं निकाली, वो आप ही टूर गयो, किसी ने भी नहीं निकाली। तुम्हारे और असगर के रिश्ते का, मोहब्बत का, दोस्ती का? नहीं नहीं, मेरा देवर ने निकलियो, ये भी हूँ, झूठ नहीं अच्छा, बोल सकती, ठीक, वो ठीक, आप ही टूर गयो, खुद चला गया। तुम्हारे और असगर के रिश्ते का कब पता लगा तुम्हारे ससुराल वालों को? ससुराल वाला का पहले भी पता थी, फोन में बात करती रहती। अच्छा, सब लोग को पता था, घर वालों को सबको पता था? सबको पता, पहले से ही पता था? पहले ही से पता। तो कभी असगर को, कमर को इस बात पे गुस्सा नहीं आया कि मेरी बीवी किसी और से प्यार करती है और वो शख्स उससे मिलने के लिए यहाँ पे आता है और उसको मेरी बीवी ने नौकरी भी दिलवा दी मेरे पास ही? नहीं नहीं, असगर ने कभी, कमर ने तुमसे कभी बात नहीं की इस पे? नहीं, असगर ने, कमर ने कोई गुस्सा नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया? नहीं। हमारा दोनों का पास खर्चा भी नहीं हुए थे, वही देता असगर, मैंने भी देता, कमर ने भी देता। अब तुम बता रही हो कि एक अरसा वो तुम्हारे बच्चों को स्वाद में और तुम्हें खर्चा देता रहा? खर्चा वो 7 साल पहले भी दिया था ना, उधर थी। हाँ, पहले उधर भी दिया। तो असगर यहाँ पे भी खर्चा दे रहा था। अब 10,000 रुपया अगर उसको तनख्वाह नहीं मिली तो इस पे उसने तुम्हारे शौहर को क्यों कत्ल किया? बस ऐसे पैसा के लेते कत्ल किया, पैसा देता कोई नहीं, तनख्वाह 1 महीने की। तुमसे जो मोहब्बत का उसका रिश्ता था, वो उसका कहीं पे कोई लेन देन नहीं है, कहीं पे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो तुम्हें यहाँ से ले जाना नहीं चाहता था? नहीं नहीं, नहीं ले जाना चाहता? नहीं ले जाना कोई नहीं चाहता। असगर ने तुम्हें बताया था कि मैं कमर को अब मारने लगा हूँ? नहीं, पहले नहीं बताया, मार के मुझे बताया जी मैंने मार से। पहले ही बताए तो वो सब मना करूँ थी, नहीं मार सके थे, इसकी जरूरत नहीं थी मारने।
मुसलमान औरत को क्या ये इजाज़त है कि वो अपने शौहर के साथ एक और दोस्त भी रख ले, जैसे कि तुम कह रही हो तुमने यहाँ पे देखा? इधर आकर मैंने ये लोग देखा सब बात इधर का माहौल ऐसा था। मैंने मोबाइल में बात भी कोई नहीं कही, साथ में हमारे पास मोबाइल कोई नहीं था। इधर आकर लिए बख्त जमाली जो मुबैना तौर पे अपने शौहर के कत्ल में मुलव्वस थी, रात के 3 बजे हमें एग्जैक्ट उस जगह पे ले गई जहां पे उसके शौहर की डेड बॉडी पड़ी मिली थी। शहरों से दूर, गांव के मज़ाफात में, दूर अफ्तादा इलाके में जहां पे दरिया का किनारा भी लगता हो, इतनी सुनसान जगह पे किसी शख्स को भी कैसे पता हो सकता है कि कोई डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी थी। जिस चाबुक दस्ती के साथ वो हमें उस मकाम पे लेके गई, महसूस यूं होता था जैसे ये उसके आशना से मिलने का मुकाम था या फिर वो जाए वारदात पे कत्ल के वक्त मौजूद थी। नाज़रीन, रात के करीबन 2-3 बजे का वक्त है और मेरे बैकग्राउंड में आप देख के समझ सकते हैं कि मैं कमाद की एक फसल के अंदर खड़ा हूँ जहाँ पे बख्त जमाली ने अपने शौहर को अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल किया। बख्त जमाली भी हमारे साथ मौजूद है और इस इलाके की पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है जो कि अपनी जो पेशा वराना जिम्मेदारियां हैं उनको निभा रही है और जाए वक़ुआ की मुलजिम को ले जाके शिनाख्त और पड़ताल कर रही है। बख्त जमाली से पूछते हैं कि इस जगह में जहाँ पे रात के यकीनन इस वक्त जो है सन्नाटा वो समझ में आता है, लेकिन ये जगह ऐसी रिमोट एरिया में है जहाँ पे दिन के वक्त भी शायद यहाँ पे किसी चरिंद परिंद का गुजर ना हो, इंसान तो बहुत दूर की बात है। वक्त किस जगह पे बता, ये जो अभी तुमने बताया, ज़रा बताना किस जगह पे शौहर को तुम्हारे मारा गया? उधर। किधर? इसके पीछे। इसके पीछे कैसे? तुम कहाँ पे थी उस वक्त? मैं घर थी। नहीं, तुम घर नहीं थी, उनके साथ ही थी। वो जमान ने बताया हमें, जो उसका बड़ा भाई है, कि तुम उनके साथ ही थी जब असगर ने गला घूंट के अपने दोस्त के साथ तुम्हारे शौहर को, कमर को कत्ल किया। तो कैसे असगर ने गला घूंटा और उसके साथ कौन था वो दूसरा शख्स? दूसरा शख्स की मैंने पता नहीं, हमारी असगर ने फोन करके बताया मेरे को मार के सच्ची। तुम साथ थी? नहीं, साथ नहीं थी भाईजान, तुम साथ घर थी, मोबाइल में बात हुई। तुमने जमान को, कमर के बड़े भाई को ये कहा है तुम साथ थी? नहीं किया भाईजान, कमी कोई नहीं भूली। तुम साथ नहीं थी? नहीं, साथ नहीं थी, मोबाइल में बात हुई है। मोबाइल पे बात हुई? हाँ, मोबाइल। तो तुम्हें कैसे पता लगा इस जगह कि यहाँ इस जगह था हमारे पिछले साल हम आए थे इधर, बालन चौक के लिए चलना था। नाज़रीन, हमारे साथ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के, कमर का जो कत्ल जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अजहर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर वो आ जाएं इधर कैमरे की तरफ, लाइट के सामने, तो उनसे भी बात करते हैं। अजहर, अभी तक हमें अंदाज़ा है कि ये केस बहुत ज़्यादा प्राइमरीली स्टेज में है, अभी 1 दिन हुआ है इस कत्ल को, लेकिन ये जो बता रही है बात वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। घर वाले जो बता रहे हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। कौन सच है? अभी तक की आपकी तफ्तीश के मुताबिक क्या चीज़ सामने आई? देखें जी, बात यह है कि अभी इस औरत ने इस जगह की निशानदेही की है। मुझे इस एरिया में, इस पीएस में जो है ना, वो 4 महीने हो गए, तो मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आ रहा हूँ। अभी ये आगे आगे चल के आई है जो कानूनी तरीका है उसके मुताबिक। तो एक औरत जो है वो रात के वक्त इस तरह की जगह की एग्जैक्ट निशानदेही जो करती है, तो इट मीन्स कि उसके जो है वो पहले सलाह मशवरा वो सारा शामिल है, वो ये तो खुद तस्लीम कर रही है। लेकिन जहाँ पे फिर हम देखते हैं कि इसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट की बात आती है कि ये साथ थी या नहीं, जो आपने इससे पूछा है, तो उस पे ये थोड़ा सा मैटर को जो है गोल कर रही है। तो अभी तो ये फिर प्राइमरी जो है इनिशियल स्टेज है, तो इस पे आगे मजीद जो है इस पे हम इसको ज़्यादा वेरीफाई करते हैं। कमर के भाई जमान ने हमें बताया कि ये वहाँ पे मौजूद थी जब उसे कत्ल किया गया, और उसके बाद फिर इसने बताया कि वहाँ कमर की डेड बॉडी कहाँ पड़ी है। हाँ जी, ये तो एग्जैक्ट जो है ना वो इसने खुद ही निशानदेही की है। अब यही मौजूद है हमारे पास। फिर तुम अपने बयान से क्यों मुकर रही हो? जो कमर की डेड बॉडी तुमने दिखाई है, कमर की जो मैं जो देखा है ना, ये कुमात हमने देखी है, पहले भी हम इधर आ थी, चला थी। तुमने बख्त बीबी, तुमने मकतूल की
डेड बॉडी की निशानदेही किस तरह से की? मैंने मोबाइल पर सब कुछ दसियो क्या बताया था उसने? जी ये 3 कोमाद जी, 3 कोमादों के बीच एक कोमाद में मार के वो 63 छियो तो 79 के भाग गई। ये सिचुएशन क्या है, ये आगे जाके क्या डायरेक्शन एक्सपायर करेगी, कौन कौन से एंगल्स इसके अंदर निकलेंगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें अभी इस्टेब्लिश करनी है। अजहर जो कि पंजाब पुलिस के एक जवां उम्र अफसर हैं, उन्होंने इस केस में 24 घंटे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स देखी, ये उन्हीं से पूछते हैं। अजहर, इस केस में क्या क्या डेवलपमेंट्स अभी 24 घंटे के दौरान आपके सामने आई हैं, और ख़ास तौर पे ये बख्त बीबी का जो शनासा था असगर, उसकी लोकेशन क्या है, वो अभी तक डिटेक्ट कर चुके आप? इसमें सबसे पहले जो आजकल हमें जो सहूलत अवेलेबल है वो मोबाइल डाटा की है, उसके लिए हमने जो है वो अप्लाई किया है। वो नंबर जो टेलीफोन नंबर ये बता रही है, मोबाइल नंबर वो इसके पास थे, जो इसने बताया है कि मुझे कॉल आई है, तो हमने उसके लिए जो है वो अपना कंप्यूटर सेल से अप्लाई किया है। उसके अलावा जो है उस शख्स की जो इस इलाका में मूवमेंट है, ठिकाने वगैरह जो है हम वो भी चेक कर रहे हैं कि वो इधर किस जगह Do you think कि वो एक शख्स को कत्ल करने के बाद इसी इलाके में फिर रहा होगा? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो यहाँ नहीं होगा, लेकिन उसका ज़्यादा चांस तो ये है कि वो यहाँ से भाग गया होगा। अपने ही शौहर के कत्ल में मुबैना तौर पे मुलव्वस होने वाली बीवी के साथ कानून क्या रवैया रवा रखेगा, ये जानने के लिए हम पहुंचे जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल के पास। नाज़रीन, मकतूल कमर की बीवी उसके कत्ल के मंसूबे में शरीक थी या नहीं, और मुलजिमा के ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात जो कि उसके ख़ानदान की तरफ से लगाए गए, इनकी कानूनी हैसियत और बुक़्क़त क्या है, ये जानने के लिए हम आए हैं जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहबा के पास। उनसे इस केस के हवाले से मज़ीद बात करते हैं। जैसे साहबा, बख्त जमाली जो कि इस केस के अंदर पकड़ी गई है और दूसरा जो कल्परेट है वो मफरूर है, ये बताइएगा कानून की नज़र में बख्त जमाली कहाँ स्टैंड करती है? अगर 2 शख्स शामिल हों एक जुर्म में, और एक जो है उसने किया हो इक़दाम कत्ल और दूसरे ने उसको हल्ला शेरी की हो या उसको बताया हो, दरवाज़ा खोला हो, अंदर आ जाओ, ये पिस्तौल ले लो, मार दो, तो इन बातों में वो दोनों बराबर के शरीक हैं, तो सज़ा भी बराबर की होगी, क्योंकि इसको कहते हैं अबेटमेंट। तो अगर इसके साथ कोई और था और इसके बारे में शवाहिद हैं कि इन दोनों ने मिलके किया है, तो अगर ये साबित हो जाए अदालत में सबूत के साथ कि वाकई इन दोनों ने मिलकर किया, तो फिर बराबर की उनकी सजा है। अगर ये अदालत में साबित नहीं किया जा सकता कि बख्त जमाली इस कत्ल का हिस्सा थी या नहीं, तो फिर कानून किस तरह से उसे डील करेगा? The accused is the favorite child of the law। जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि मुल्जिम जो है वो मुजरिम है। इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है, हर रोज़ हर किस्म के इल्ज़ाम यहाँ एक दूसरे पे लोग लगाते हैं, कीना परवरी से लगाते हैं, बुग़्ज़ मुआविया से लगाते हैं, तो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए वो मुजरिम तो नहीं हो जाता। ये तो साबित होना ही है कि भाई उसने किया है या नहीं किया। ठीक, आखिर में मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हमारे यहाँ पे इस हद तक इन एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम होने का ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा तबका है, जजेस, वकला या पुलिस? देखिए, मैं समझती हूँ सब अपने ताई कोशिश करते हैं। पुलिस के ये है कि वो ट्रेनिंग उनकी ज़्यादा नहीं होती, ना उनके पास वसाइल होते हैं सही इन्वेस्टिगेशन के लिए। किसी के घर चोरी हो जाती है तो वो रिपोर्ट करने जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट लिखी ना जाए, जे जरैंड दो असी लब जावांगे, तो ऐसे किसी की चीज़ किसी को दे दी, क्या ऐसे कर दिया, ताकि वहाँ थाने का रिकॉर्ड जो है वो ख़राब ना हो। नहीं तो वो कहेंगे जी अच्छा जी सवारी लाओ, फिर आप आपके साथ तफ्तीश करने जाएंगे, हमारे पास तो सवारी ही नहीं है। फिर हर चीज़ के लिए उनको वसाइल की ज़रूरत है जो नहीं है, ट्रेनिंग उनकी इस किस्म की हुई नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा सुकम है।
शौहरों के कत्ल में बीवियों और बीवियों के कत्ल में शौहरों का मुलव्वस होना हमारे माशरे में एक आम सी बात और खबर बन गई है। नाज़रीन, इकबाल कहते हैं, नूर से दूर हूँ, जुल्मत में गिरफ्तार हूँ मैं, क्यों स्याह रोज स्याह बख्त स्याह कार हूँ मैं। एक कौम जो कि मुसलमान अपने आप को कहती है, जो कि 97% से ज़्यादा मुसलमानों पर मुश्तमिल है, उसके अंदर अकायदी बदअखलाकी इस हद दर्जा किस तरह आ गई, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं मजहबी स्कॉलर हुमा तकवी के पास। उनसे जानते हैं कि इस केस के हवाले से और अमूमी तौर पे जो हमारे रवैये सामने आ रहे हैं उसके हवाले से मज़हब हमारा किस तरह से रहनुमाई करता है। ये बताइएगा, एक औरत जो एक शौहर के साथ एक बॉयफ्रेंड रखने के पैकेज पर यकीन रखती हो और उसके ज़मीर पे उसका कोई बोझ भी ना हो, वो औरत किस दर्जा अच्छी मुसलमान है। इस्लाम इतनी सी भी, जिसको कहते हैं ना 1% इजाज़त देना, इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि एक खातून किसी नामहरम शख्स के साथ किसी रिश्ते को इस्तेमाल करे। ठीक, तो फिर ऐसी खातून या ऐसा मर्द, उसका आपने अगर गेज करना हो वो कितना अच्छा मुसलमान है, तो क्या वो मुसलमान है इस कंफ्यूजिंग स्टेट के ऊपर? जब तक आपके अमल में इस्लाम नहीं है तो आप सिर्फ लफ्जी मुसलमान हैं। अब हमारे माशरे में 2 तरह के मुसलमान आपको नजर आएंगे, एक ज़बानी और एक अमली। अमल जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप अपने आप को कामिल मुसलमान नहीं कह सकते। कामिल मुसलमान नहीं कह सकते। मुझे ये बताइएगा, बख्त जमाली जो कि बीवी है इस मकतूल की जिसके ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसने कहा कि पंजाब के अंदर ये कल्चर है कि एक शौहर के होते हुए एक बाहर नामहरम दोस्त भी हुआ करता है। सोसाइटी एज अ होल सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उससे जब हमने पूछा कि तुम ये किस तरह से कह रही हो, तो उसने कहा 9 महीने की जो उसकी फाइंडिंग है उसके मुताबिक ऐसा ही है। डू यू थिंक कि अगर इतना बिगाड़ आ गया है तो इसको बेहतरी की तरफ किस तरह से ले जाया जा सकता है? देखिए, पहला इक़दाम तो जो अक़ीदे की तस्हीह वो घर से ही शुरू होती है। पहले घर से, घर में जो पहली तरबियत माँ की आगोश, माँ को पाक दामन, माँ को जो है वो ताहिरा होना चाहिए। और अगर आप इस्लाम देखिए तो इस्लाम के अंदर बीवी के लिए खूबसूरत होने से ज़्यादा हयादार की ज़्यादा ताकीद की गई है। ख़ानदान की अगली नस्ल की ज़हनी तरबियत और नशोनुमा में ज़्यादा किरदार किसका है, माँ या बाप? देखिए, तरबियत की जिम्मेदारी जो है वो बेसिकली तो होती दोनों पे है, लेकिन इखलाकी तरबियत की जिम्मेदारी माँ की होती है। बाप का काम, जो बाप है उसका काम जो है बेहतरीन रिस्क हलाल लाकर अपनी औलाद को दें। नाज़रीन, ये हकीकत है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन ज़हनी जहालत है। ये ज़हनी जहालत ही है जो कि इंसान को एक्सपोज करके रख देती है। शायद इसी जहालत की वजह से हम लोग और हमारा मुल्क पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। बख्त जमाली जो कि आज के प्रोग्राम का मरकज़ी किरदार था, ये औरत जो 5 बच्चों की माँ है, 9 माह पहले जिसकी शादी पंजाब में हुई और वो उसका एक अफेयर उसके शौहर का कत्ल की बुनियादी वजह बना। बख्त जमाली की जहालत की सादगी की वजह से जो उसने पैगाम करोड़ों बख्त जमालियों को दिया है जो अपने घरों में बैठी हैं और टेलीविज़न स्क्रीन्स पर ये पैगाम देख चुकी हैं कि खुदारा, कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा, कुदरत का अनमोल तोहफ़ा जो औलाद की सूरत अल्लाह ने आपको दिया है, इसकी कदर सबसे ज़्यादा आप ही को करनी होगी। बख्त जमाली की सज़ा तो शायद कानून के मुताबिक दे, लेकिन ये सोचिएगा ज़रूर कि वो कौम, वो नस्ल जिसकी परवरिश की बुनियादी ज़िम्मेदारी आज की माँओं के ऊपर है, क्या वो अपनी इस जिम्मेदारी को सही तरह से अदा कर पा रही हैं? नहीं कर पा रही तो क्यों नहीं कर पा रही? और इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए उनको किन किन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना होगा? दिस इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन जो कि हम प्रोग्राम के अख्ताम पे आपके सामने रख रहे हैं। अपने फीडबैक से हमें आगाह करना मत भूलिएगा। मेज़बान अहमद इमरान खान को हम लोग की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।